वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मेरे पिछले 3-4 वीडियो नहीं देखे हैं। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो 3-4 मैंने एनालिसिस किए हैं, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेची, कार्ला एस्पार्जा वर्सेस रोज नामायोनिस, टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस चैंडलर के जो एनालिसिस किए हैं उसको मैंने इस वीडियो में कंबाइन किया है। अगर आप वो वीडियो पहले देख चुके हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो आपके लिए अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने वो वीडियो देखे हो पर तीनों वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे UFC 274 के बारे में। और UFC 274 के सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ला एस्पार्जा वर्सेस रोज नामायोनिस के फाइट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस आपके माइकल चैंडलर के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे जो वेट मिस किया है आपके चार्ल्स ओलिवेरा ने, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एंड में हम बात करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट के बारे में। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप जब मेरा वीडियो देखकर उठेंगे कभी भी तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा, और अगर नहीं होगा तो अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गाली भी देके जाइएगा। मिलते हैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो वीडियो देखने वाले ना, सॉरी, देखिए वीडियो। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UFC 274 की रोज नामायोनिस वर्सेस कार्ला एस्पार्जा की फाइट। आप, मैं, हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी तो फेल होते ही हैं, कभी ना कभी स्पीड ब्रेकर लगता ही है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से गिरते ही हैं। पर जिंदगी उसी की है मेरे दोस्त जो फेल होने के बाद भी सफल होने के सपने देखना नहीं छोड़ता, जो गिरने के बाद भी उठ के चलना जानता है और दोबारा गिरने के बाद फिर से उठ के चलना जानता है। आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनमें से एक है रोज नामायोनिस, दूसरी है कार्ला एस्पार्जा। इन दोनों ने जिंदगी में काफ़ी असफलताएं देखी, चाहे वो मेंटल हो चाहे कैरियर वाइज हो, पर उन्होंने चलना बंद नहीं किया, उन्होंने ट्राई करना बंद नहीं किया। और आज एक चैंपियन रह चुकी है और एक चैंपियन है, और आज दोनों फिर से नई चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रही हैं, मतलब एक चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रही हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, गिरे हो तो संभलने का, आगे बढ़ने का। फिलहाल हम इस फाइट के बारे में बात करेंगे, रोज नामायोनिस वर्सेस कार्ला एस्पार्जा। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दो, क्योंकि मैं आपको कुछ दे सकूं या ना दे सकूं, नॉलेज जरूर दूंगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। फाइट के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये 8 साल पहले भी एक फाइट हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको चाहूंगा उस फाइट के बारे में 2 मिनट बात करूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि आप उस फाइट को भूल जाओ। जब वो फाइट हुई थी ना, तो कार्ला एस्पार्जा मोर ऑफ अ रेसलर थी और रोज नामायोनिस मोर ऑफ अ स्ट्राइकर थी, यानी कि दूसरी चीजें भी आती थी पर उनका बेस जो है वही उनकी मेन वेपन था। अब उस नदी के से काफी पानी बह चुका है, कहानी बहुत दूर आ चुकी है, इसलिए उस फाइट को आप भूल जाइए। उस फाइट के बाद रोज नामायोनिस ने जो अचीव किया है वो एस्टोनिशिंग है। शी हैज़ बीन चैंपियन 2 टाइम्स, राइट। योआना जैसी फाइटर को हराया उसने, मैं रोज की बात कर रहा हूँ। वहीं कार्ला जो है उस फाइट के बाद उसने एक के बाद एक असफलता देखी, पर 2017-18 से 18 या 19 से पहले उसने अपने आप को वापसी के जो दौर है ना, जो वापसी की राह है उस पर चलते हुए पाया। धीरे धीरे एक के बाद एक ऑब्स्टिकल को पार करते 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 वो उसी चौराहे पर पहुंच गई है जिस चौराहे पर वो 8 साल पहले थी, और उसके सामने वही लड़की है जो 8 साल पहले थी। उस लड़की का नाम है रोज नामायोनिस। फर्क सिर्फ इस बात का यह है कि जब वो पिछले बार उससे मिली थी तो दोनों के पास टाइटल नहीं था, पर उसने हराया था रोज को, और इस बार जब मिल रही है तो रोज के पास टाइटल है और उसे वो टाइटल चाहिए। ठीक है, तब से लेकर अब तक दोनों में क्या फर्क आया है इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि कार्ला उस समय जो है मेनली रेसलर थी, आज कार्ला की स्ट्राइकिंग जो है ना तब से 200 गुना बेहतर है। ठीक है, और तो और उसकी स्ट्राइकिंग में एक बेहतर पार्ट है कि जो इनसाइड क्लिंच होता है ना, क्योंकि उसकी हाइट और रीच दोनों कम है, तो शी हैज टू गो इनसाइड द रेंज ऑफ अदर फाइटर, राइट। जैसे कि मेरी रेंज है, तो अगर आपकी हाइट वो कम है तो आपको अंदर आना पड़ेगा, है ना, अंदर आके मेरे से क्लिंच पे फाइट करनी पड़ेगी, राइट। या फिर आपको मेरे को घुसाना पड़ेगा कहाँ पे, आपके केज के कोने में, दीवार के साइड, ताकि आप अच्छे से कंट्रोल कर सको,
राइट। तो कार्ला ने वो टेक्निक डेवलप किया है कि वो क्लिंच में बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है। एक्चुअली रोज नामायूनिस से बेहतर स्ट्राइकर है क्लिंच में। ये बात मैं आपको कह चुका हूं कि उसकी स्ट्राइकिंग बहुत बेहतर हुई है, पर क्या स्ट्राइकिंग इतनी बेहतर हो गई है कि रोज नामायूनिस से बेहतर हो गई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज नामायूनिस के सामने कार्ला एस्पार्जा की स्ट्राइकिंग कुछ भी नहीं है, और अगर ये लोग ग्राउंड पे नहीं जाएंगे और अगर स्ट्राइकिंग में ही रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कार्ला एस्पार्जा जीत सकती है। रोज रोज की जहां तक बात करें तो पिछले फाइट 8 साल पहले से रोज ने तो इतनी तरक्की की है जिसके बारे में क्या कहूं मैं आपको। वो ना सिर्फ पहले से बेहतर स्ट्राइकर है बल्कि ग्राउंड में भी बेहतरीन ग्रैपलर है। अब क्या वो इतनी बेहतर ग्रैपलर है कि ग्राउंड में एस्पार्जा को डोमिनेट कर सके? नहीं दोस्त, अगर एस्पार्जा आपके चेहरे सीने पर छाती में चढ़ के बोलेगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो राउंड आप छोड़ दोगे, अगले राउंड में आपको आना पड़ेगा फिर से। ठीक है, पर सबसे ज्यादा तरक्की अगर रोज नामायूनिस ने कहीं की है तो वो है आपके फाइट आईक्यू में। यानी कि फाइट में जब आप एडवर्सिटी भी जब आप फेस कर रहे हो ना, बुरा समय भी आता है आपका, तो आप क्या करते हो, अपना संयम नहीं खोते हो, टेंशन नहीं लेते हो एकदम से, कह रहे अब ये हो गया, क्या करेंगे यार क्या करेंगे। राइट, पिछली फाइट में यही हुआ था, शी गॉट पैनिक्ड। वो बिल्कुल शांत रहती है और ये चैंपियंस की पहचान है। जहां तक कार्ला एस्पार्जा और रोज नामायूनिस की बात है, आपको दुनिया भर बोलेगी कि ये फाइट तो रोज नामायूनिस की है, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइट बहुत क्लोज है। कितनी क्लोज है? 60-40। 60 रोज नामायूनिस, 40 कार्ला एस्पार्जा। क्या रोज नामायूनिस कार्ला एस्पार्जा को हरा सकती है? बिल्कुल हरा सकती है, कोई शक नहीं है इस बात पे। पर क्या कार्ला एस्पार्जा रोज नामायूनिस को हरा सकती है? हरा सकती है, बिल्कुल हरा सकती है। चांसेस कम है पर हरा सकती है। मेरा दिल कहता है कि, खैर पहले ये बात कर ले, अगर कार्ला एस्पार्जा, अगर रोज नामायूनिस हराती है ना कार्ला को, तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉवेट की गोट बन जाएगी। राइट, एक आध फाइट और चाहिए उसको स्ट्रॉवेट की गोट बनने के लिए। मेरे दिल में अभी भी कभी ना कहीं यूआना की बात है ना। अगर ये फाइट वो डिफीट करती है तो बिल्कुल बन जाएगी। उसके अलावा अगर कार्ला जीती है तो इट विल बी अ सिंड्रेला स्टोरी। राइट, सपनों के सच होने जैसी बात होगी। और एक और बात होगी कि उसको रीमैच करना पड़ेगा। राइट, अब मेरा दिल कहता है कि रोज नामायूनिस जीतेगी, मेरा दिमाग कहता है कि रोज नामायूनिस जीतेगी, पर मेरे पास अगर पैसा होता और अगर मैं पैसा लगाता तो मैं कार्ला एस्पार्जा पे लगाता। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, कौन चैंपियन बने रहता है या फिर चैंपियन नया चैंपियन बनता है। कोई भी दिमाग में सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखना, जो कोई भी हो दिल में, जो कोई बात हो दिल में, अच्छी बुरी जैसी भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखना। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर करना और शेयर करना अगर हो सके तो। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम UFC 274 की उस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद 1 राउंड चलेगी या 3 राउंड या 2 राउंड, नॉकआउट होगा, सबमिशन होगा, डिसीजन होगा, जो कुछ भी होगा, पर आपको बोर नहीं करेगी। हम आज बात करेंगे माइकल चैंडलर वर्सेस टोनी फर्गुसन वाली फाइट की। कल हम बात करेंगे जस्टिन गेची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट की। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि ये फाइट आपको बोरिंग नहीं होने वाली है। तो अगर आपको लगता है, वैसे सुबह 7:30 बजे से चालू होने वाला है मेन इवेंट, तो आपको ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ एक फाइट देखनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जस्टिन गेची वर्सेस ओलिवेरा देखें। बट आपको लगता है कि अगर आपको 2 फाइट देखने की आपकी हालत है तो आप ये देखें। जो लोग सारे इवेंट देखते हैं उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बार फिर से वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है जो मैं आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा आपके पास सब कुछ है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी उंगली में दुनिया है। चलिए शुरू करते हैं। Yeah. Sometimes
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. उम्मीद है आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दिया। इस फाइट के बारे में बात करने से पहले इन दोनों फाइटर्स की जो जर्नी है यहां तक की उसकी बात करते हैं। माइकल चैंडलर की अगर आप देखेंगे कि यूएफसी में पिछली जो 3 फाइट है, पहली फाइट उसने पहली फाइट जीता, अच्छा खासा नॉकआउट किया। दूसरी फाइट जो थी उसकी टाइटल फाइट थी, वो चार्ल्स ओलिवेरा से हारा। फिर तीसरी फाइट जो है वो जस्टिन गेची से हारा। पर आप गलती से भी ये मत समझिए कि माइकल चैंडलर कहीं से भी कमजोर खिलाड़ी है। मेरा मानना है कि माइकल चैंडलर, अगर आपको लगता है ना कि माइकल चैंडलर में के बारे में आपको कुछ देखना, तो माइकल चैंडलर की आप एडी अल्वारेज वाली फाइट देखिए, माइकल चैंडलर की आप पेट्रिकी पिटबुल वाली फाइट देखिए। हाँ, माइकल चैंडलर की आप पेट्रिसियो पिटबुल वाली फाइट भी देख सकते हैं, राइट, जिसमें वो हारा था। इन सारी फाइट को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि माइकल चैंडलर न सिर्फ यूएफसी के लेवल का है बल्कि कई यूएफसी के फाइटर से बेहतर है। ठीक है, अब बात करते हैं टोनी फर्ग्यूसन। टोनी फर्ग्यूसन भी उन्हीं दो लोगों से हारा है जिससे माइकल चैंडलर हारा है, जस्टिन गेची और चार्ल्स ओलिवेरा। आपको इसके अलावा बेनिल दरिउस भी हारा है पिछले 3 फाइटों में। आपको ये देखकर ये लग सकता है कि टोनी फर्ग्यूसन जो है ना जा चुका है, यू नो कि ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। दोस्त, अंग्रेजी में मतलब जो है ना फाइटिंग के वर्ल्ड में कहावत है, पावर इज द लास्ट थिंग टू गो फॉर अ फाइटर, राइट। तो पावर अभी भी जस्ट आपके टोनी फर्ग्यूसन के पास है। पर आप इन दोनों में देखेंगे कि ये दोनों गेची और ओलिवेरा से हारे हैं और वो लोग मेन इवेंट में चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं। यानी कि ये लोग हारे हैं बट बहुत एक्सट्रीमली टॉप लेवल के फाइटर से हारे हैं। चैंडलर ये फाइट में इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी उसके अंदर एक ठो टाइटल रन है, एक और टाइटल रन है। और मेरा मानना है कि वो गलत नहीं है। वो सिर्फ 2 फाइट और करेगा तो उसको टाइटल शॉट मिलेगा। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट इसलिए क्योंकि वो एक्साइटिंग फाइट, वो जब भी जाता है तो फाइट एक्साइटिंग होती है। ठीक है, यूएफसी फाइटिंग के बिजनेस में नहीं है, यूएफसी एंटरटेनमेंट के बिजनेस में है। तो जो ज्यादा एक्साइटिंग फाइट देगा वो ज्यादा बड़ा एंटरटेनर होगा, तो वैसे फाइटर्स के पास यूएफसी जाना चाहेगी। इसलिए अगर चैंडलर 2 फाइट लगातार जीतता है, ये और इसके बाद एक, तो आप फिर से बात चलने लगेगी क्या उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए या नहीं। जहां तक टोनी फर्ग्यूसन की बात है, मेरा मानना है कि टोनी फर्ग्यूसन अब कभी टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा और इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती, क्योंकि टाइटल शॉट अगर कोई आदमी डिजर्व करता था तो वो टोनी फर्ग्यूसन है। सोचो आप, ये आदमी 12 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे था, तब भी इंटरिम चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा था गेची से। उससे पहले एक बार और इंटरिम चैंपियनशिप जीत चुका था। ठीक है, जीतने के बाद कभी हारा नहीं, पर वो स्ट्रिप कर दी गई। ठीक है, तो टोनी फर्ग्यूसन टाइटल शॉट के लिए नहीं फाइट कर रहा है। टोनी फर्ग्यूसन जिस चीज के लिए फाइट कर रहा है उसे कहते हैं लेगेसी, और एक और चीज के लिए फाइट कर रहा है उसे कहते हैं मनी। मनी और टोनी फर्ग्यूसन के बारे में मैं आपको एंड में बात करता हूं, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो मनी के बारे में बाद में बात करेंगे। टोनी फर्ग्यूसन बूढ़ा जरूर हुआ है बट अभी भी फीट पे काफी अच्छा है। एट द सेम टाइम ग्राउंड पे भी काफी अच्छा है। ग्राउंड पे टोनी फर्ग्यूसन जैसा सबमिशन आर्टिस्ट बहुत ही कम है यूएफसी में, 2-3 ही होंगे। ठीक है, और टोनी में एक खासियत है कि टोनी हमेशा एडवर्सिटी को ओवरकम करता है। ये जो 3 फाइट मैंने बताई आपको हारा, उसके पहले आपकी 4 फाइट देखेंगे तो वो शुरू में हार रहा था। हर फाइट पहला राउंड टोनी फर्ग्यूसन हार रहा होता है, बट ही कैन ऑलवेज कम बैक। टोनी फर्ग्यूसन फाइट में बना होता है अगले पूरे 3 राउंड 5 राउंड जितने भी राउंड की फाइट हो। ठीक है, और वो कभी भी फाइट को खत्म करने में सक्षम है। जैसे कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास 4-5 तरीके हैं फाइट को खत्म करने के, ठीक वैसे ही टोनी फर्ग्यूसन के पास भी हैं। ठीक है, चैंडलर आपने देखा है कि चैंडलर फीट पे तो अच्छा ही है, उसके साथ ग्राउंड पे भी अच्छा है। पर प्रॉब्लम यह है चैंडलर के साथ इकलौती कि अगर वो फीट पे होता है ना, ग्राउंड पे वाली बात आपको बता दूं कि ग्राउंड पे ज्यादा एनर्जी लगती है फीट से, और तो और अगर आप टेक डाउन अटेम्प्ट करते हैं तो उस पर ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए चैंडलर इन पे वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ग्राउंड पे जाएगा तो ऑलरेडी वो कलेजिक लेवल का रेसलर है, तो वहां पे ही कैन टेक केयर ऑफ दैट। बट जहां तक आपके क्या कहते हैं ना उसको टैंक की बात है, राइट, फ्यूल टैंक की बात है, किसके पास कितना ज्यादा फ्यूल टैंक है तो कितना लंबा जा सकता है। टोनी फर्ग्यूसन 3 राउंड तक वैसे ही स्पीड के साथ काम कर सकता है, पर
आपका जो चैंडलर है वो वैसा नहीं कर सकता, इसलिए चैंडलर के पास जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं उसके जीतने के चांसेस कम होते जाते हैं। चैंडलर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है, तो अगर टोनी को बचना है तो वो जो एक्सप्लोसिवनेस है ना चैंडलर की, उसको हाथ पैर मार लेने दिया जाए पहला राउंड में, देन कम मेक अ कम बैक। जहां तक ग्राउंड पे बात है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्राउंड पे टोनी जो है ही इज वन ऑफ द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट। बट दोनों में फर्क है, मैंने आपको बताया। आप बोलेंगे कि सचिन भाई आपने तो बोला ग्राउंड पे भी चैंडलर अच्छा है और ग्राउंड पे टोनी भी अच्छा है, पर दोनों अलग अलग तरीके से अच्छे हैं, राइट। टोनी फर्ग्यूसन बॉटम से अच्छा है, राइट, जब वो नीचे रहता है देन ही इज गॉट बहुत सारे सबमिशन है उसके वहां से। एट द सेम टाइम आपका जो चैंडलर है वो टॉप से अच्छा है, बट यहां पे अगर चैंडलर को टॉप पे जाना है तो जो शोगन हुआ का स्टाइल होता है ना, शोगन हुआ का जो स्टाइल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आप टॉप पे हैं बट आप फाइटर के गार्ड में नहीं जा रहे हैं, राइट, आप खड़े खड़े ही घूंसे मार रहे हैं अगर वो नीचे है तो। क्योंकि अगर आप गार्ड पे जाते हैं ना तो टोनी फर्ग्यूसन का गार्ड जो है ना बहुत खतरनाक है। जहां तक फीट पे बात है, मैं आपको दोनों को बता चुका हूं, दोनों में इकलौता फर्क ये है कि टोनी में पावर है बट चैंडलर में ना खतरनाक नॉकआउट पावर है। चैंडलर का हर पंच फुल ताकत से आता है और इसीलिए उसका गैस टैंक जल्दी खत्म होता है, ठीक है। अगर चैंडलर को जीतना है तो क्या करना होगा, उसको फाइट झंझट नहीं है। अगर आप फीट पे अच्छे हो तो फाइट को फीट पे रखो और इस बात का ध्यान रखो कि केओस ना हो। केओस कैसा केओस, जैसे कि आपका चैंडलर वर्सेस आपने गेची देखी होगी, चैंडलर वर्सेस गेची की जो फाइट है वो पूरी केओस है, केओटिक फाइट है। यानी कि आप बिल्कुल एक दूसरे के रेंज में बड़ा मार रहे हैं पूरे टाइम पे, आप डिफेंस बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप मारे और दूर चले जाए, राइट। यू नो striking is touch and not to be touch and not to be touched, right। अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाते हैं तो आप केओस में चले जाते हैं जहां पे बिल्कुल बड़ा चल रहा है। पर अगर वो केओस में जाएगा ना तो केओस में दोस्त टोनी फर्ग्यूसन से ज्यादा बेहतरीन फाइटर नहीं है। टोनी फर्ग्यूसन ऐसा फाइटर है जो केओस में निकल के आता है, राइट। कहते हैं ना कि जब गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, Tony Ferguson is the toughest fighter you will ever find in the face of earth. Now, टोनी को अगर जीतना है तो सिंपल है कि वो टेक डाउन करे और लेके जाए ग्राउंड पे, पर आपने देखा है कि टोनी ऐसा करता नहीं है। हाँ, नेचुरल टेक डाउन जो आते हैं ही विल टेक, स्ट्राइक के बीच में अगर किसी का पैर यहां कहीं आ गया और पकड़ में आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट टोनी इनिशिएट नहीं करता है। तो फीट पे अगर उसको करना है तो उसको केओस जो है वो क्रिएट करना होगा। केओस क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सामने वाले के रेंज पे अंदर जाना और जो है आप बिल्कुल फॉरवर्ड प्रेशर बनाए रखें ताकि उसको जगह ना मिले और केज कट करें। केज कट करें तो कैसा होता है कि दोनों फाइटर, ये जो केज है, राइट, दोनों फाइटर बीच में है। अब क्या करो, आप आगे बढ़ते जाओ तो इस फाइटर के लिए जगह कम होती जाएगी। आप यहां से केज कट करते जाओ, केज कट करते जाओ, तो आप क्या हो उसकी रेंज में जाओगे और जाके ज्यादा ही ज्यादा होगा तो वो फैंस में अटक जाएगा और देन आप केओस क्रिएट करो, ठीक है। तो वो ऐसा करना पड़ेगा टोनी फर्ग्यूसन को, तब जीतेगा टोनी। फाइट 50-50 है, गलतफहमी में मत रहना। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर उसके पंजे में ताकत अभी भी है, ठीक है। दिमाग कहता है कि चैंडलर ये फाइट जीतेगा, दिल चाहता है कि टोनी फर्ग्यूसन ये फाइट जीते। मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं टोनी फर्ग्यूसन पे लगाता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोनी फर्ग्यूसन और मनी की। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जहां पे टोनी फर्ग्यूसन, कल ही की बात है, टोनी फर्ग्यूसन बात कर रहा था कि उसके साथ कितनी बेईमानी हुई है यूएफसी में, उसका कितना फायदा उठाया गया है यूएफसी में और अभी तक जो है पैसा नहीं मिला। पहली बात तो टोनी जो इस बारे में बात कर रहा था कि उसके बराबर के लेवल के जो फाइटर हैं उनको कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा है उससे। दूसरी क्योंकि और उसको क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए यार, ये खतरनाक एक्साइटिंग फाइटर है। आप देख लो टोनी फर्ग्यूसन की सारी फाइट उठा के देख लो, पिछली 15 में से 10 फाइट, 15 में से 11 फाइट मेन इवेंट फाइट है, राइट। यानी कि लोग टोनी फर्ग्यूसन को देखने आ रहे हैं। आप चाहोगे ना, जब आप अगर चाहोगे, अगर शुरू से मेन इवेंट देख रहे होगे ना तो आप देखना जब टोनी फर्ग्यूसन फाइट आएगा ना तो लोग बोलेंगे टोनी टोनी टोनी, यानी कि लोग उसको देखने आ रहे हैं। यानी कि यूएफसी को जो पैसा मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है उसकी फाइट में। तो ऐसे फाइटर को बनती है ना ये कहने की कि मेरे को पैसा इनफ नहीं मिल रहा। दूसरा वो बोल रहा है कि मेरे को मजबूर किया गया जब मेरे को इंजरी है तो भी फाइट करने पे। अब क्या होता है, क्या कैसे मजबूर किया गया, आपको बोलेंगे कि आपको बेनिल दरिउस से फाइट करना है, आप बोलोगे नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।
आप बोलोगे कि मेरे को तुमको अभी चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करनी है, आप बोलोगे नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इंजरी से आपको रिकवर होने का टाइम नहीं दिया जाएगा। और दुनिया की हर कंपनी जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करती है ऐसे काम करती है, यूएफसी भी उन्हीं में से एक है। एक और बारे में बात की उसने जो इंश्योरेंस, आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती कि इस कंपनी में आप देखो कि कितना खून खराबा होता है, मतलब खून खराबा नहीं कहेंगे मतलब, ठीक है ना, ब्लड लेटिंग तो होती ही होती है, पर आप एक बात पर ध्यान दोगे कि हर फाइट के एंड में आप इस बात इस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि कहीं ना कोई फाइटर इंजरी हुआ है। और आप सोचो कि उसको अगर इंश्योरेंस ना मिले तो कैसे काम चलेगा। इंडिया नहीं है, इंडिया देखो कैपिटलिज्म वर्ल्ड यह होता है कि आप वो जहर भी देंगे ना आपको तो फ्री में नहीं देंगे। ठीक है, अमेरिका में जो सेम इलाज मैं बता रहा हूं आपको, जो हर्निया का ऑपरेशन अभी कुछ दिनों पहले मेरी फैमिली में हुआ है, लगभग 50,000 के आसपास खर्चा है। सेम इलाज अगर अमेरिका में करेंगे आप तो $1 मिलियन से ऊपर का कर्जा वो आएगा। अब गरीब आदमी कैसे करेगा? तो इसके लिए इकलौता तरीका है कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो अभी तो आप फाइट कर रहे हो, अभी आप जवान हो, जैसे टोनी मेरे ख्याल से 38-39 का है, अभी आप फिर भी आप में थोड़ी बहुत जवानी बची है। पर जैसे ही आप और ऊपर जाओगे ना तो वो जितने भी चोट है वो बाद में आएगी, तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पूरे यूएफसी फाइटर्स को पिछले साल मिला है कितना, पूरे साल भर में $200 मिलियन सबका मिला के, छोटे छोटे फाइटर से लेके कॉनर मैकग्रेगर तक का मिला के टोटल यूएफसी फाइटर्स को मिला है $200 मिलियन। एक आरी एमैनुअल को मिला है, एक प्रेसिडेंट जो है या एंडीवर का जो यूएफसी की पेरेंट कंपनी है उसको इकलौते आदमी को मिला $347 मिलियन। आप देख रहे हो, सबको $200 और एक लौते को $347 मिलियन। तो यूएफसी चाहे कोई भी दावा करे, पर मैं ये नहीं मानता कि वो ईमानदारी से अपने फाइटर्स को पे करती है। वैसे मैंने यूएफसी फाइटर को कैसे पे करती है इस बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, हाउ फाइटर्स गेट पेड, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप अभी तक भी रुके हुए हैं कमेंट्स, तो अभी तक भी रुके हुए हैं मेरे वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या देखना है, क्या आपकी इच्छा है, मैं हर एक इच्छा पूरी करूंगा। एक है अपना ही इज अ कंसिस्टेंट कमेंटर, तो ही वांट्स मी टू टेल यू गाइज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। दोस्त ये वीडियो फाइट के लिए है, मेरे बारे में नहीं है, मैं तो लूजर हूँ। राइट, आप अंदाजा लगा लो, ₹150 का माइक है मेरे पास, सामने बल्ब जल रहा है, लैपटॉप का कैमरा है और वॉलपेपर जो यहाँ का अब जा चुका है। आई एम अ लूजर इन माई लाइफ। वन डे आई विल बी सक्सेसफुल, वन डे आई विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट राइट नाउ देयर इज नथिंग टू टेल। Until there is a end of the story, there is no story. Got it? So one day I'll reach there and tell you about it. But until then, subscribe, click the bell icon, and if you have anything in your mind, please comment. I like your comments. I'll tell you one thing, my comments are much better than other people's channel. I don't compare my channel with others because my subscribers are 1,000 times more knowledgeable than them. You will find some of the comments are over 200 words. That means somebody has put a lot of thought in commenting, right? So आप भी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मास्क लगाना चालू कर दें, बीमारी फिर से आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं अभी बात करने वाला था चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेची की, बट वो वीडियो मैं 2-3 घंटे बाद रिलीज़ करूंगा। अभी हमको बात करना है चार्ल्स ओलिवेरा का जो वेट मिस हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वेट मिस का मतलब क्या है, आगे क्या होगा। दोस्त ऐसा है कि चार्ल्स ओलिवेरा का जो वेट है वो ½ पाउंड से मिस हुआ है, उसकी वजह से यूएफसी ने चार्ल्स ओलिवेरा को टाइटल वेकेट करने को कहा है और चार्ल्स ओलिवेरा ने टाइटल वेकेट भी कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी यूएफसी का कोई भी लाइट वेट चैंपियन नहीं है आज की तारीख में। कल जब फाइट होगी तो 2 लोग फाइट करेंगे, बट 2 में से सिर्फ एक आदमी चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जस्टिन गेची जीतता है तो वो लाइट वेट चैंपियन बन जाएगा, पर अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीतता है तो टाइटल जो है वेकेंट ही रहेगा। अब आप ये हो सकता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को जीतने के बाद एक और चांस मिल जाए, पर ये सब फेयर नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। देखो क्या हुआ कि चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करने आया, जब वेट करने आया तो उसका वेट जो है 156 मिला।
156 पाउंड हुआ। उसको एक घंटे का टाइम दिया गया, तब भी वो 1 घंटे बाद जब भी आया तो भी 155.5 पाउंड ही हुआ। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कमीशन जो है 1 पाउंड की रिबेट देते हैं, पर इस कमीशन ने उसको 1 पाउंड की रिबेट देना सही नहीं समझा या नहीं दिया, उस वजह से उस आदमी को वेकेट करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं बाद में आऊंगा कि ये सब गलत है तो क्यों गलत है। चार्ल्स ओलिवेरा क्या कह रहा है इस बारे में? चार्ल्स ओलिवेरा क्या कहना है कि जब थर्सडे के दिन रात को, अपने यहाँ फ्राइडे, जब थर्सडे के दिन रात को उसने चेक किया था यूएफसी के स्केल में, तो उसका वजन 155 पाउंड था। राइट, उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और एकदम से यहाँ पे आया तो 1 पाउंड ज्यादा हो गया। ठीक है, कमीशन के जो स्केल है वहां पे जो हो गया, ज्यादा हो गया। अब क्या चार्ल्स ओलिवेरा झूठ बोल रहा है? मेरे को नहीं लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा झूठ बोल रहा है। ठीक है, चार्ल्स ओलिवेरा झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा वो तो खुद ही जानता है, बट मेरा असेसमेंट ये है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मैंने, मानो ना मानो, मैंने बहुत दुनिया देखी है। राइट, अगर कोई आदमी, चार्ल्स ओलिवेरा का वेट 180 पाउंड था मंडे को, जस्टिन गेची का जस्टिन गेची का वेट 185 पाउंड था मंडे को, इस मंडे की बात कर रहा हूं मैं। तो दोनों के दोनों जब वेट कट प्रोसेस में गए तो एक आदमी 30 पाउंड लूज किया, दूसरा आदमी 25 पाउंड लूज किया। जब आदमी 25 पाउंड लूज कर सकता है तो हाफ अ पाउंड लूज क्यों नहीं कर सकता है? मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकता है। जब आप पूरा वेट कट का पूरा प्रोसेस खत्म कर चुके हो ना, वेट कट का पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जब आप लगातार कोशिश करते रहते हो पसीना निकालने की, तो आप डिहाइड्रेट होते जाते हो और आपकी बॉडी पानी छोड़ते जाती है। ठीक है, पर जब वो प्रोसेस खत्म होती है ना, तो आपकी बॉडी जो बचा हुआ पानी है वो पकड़ के रखती है, क्योंकि पानी की जरूरत है आपको जिंदा रहने के लिए। ठीक है, और चार्ल्स ओलिवेरा की वेट कट प्रोसेस खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने यूएफसी के स्केल में गया और 155 पाउंड हो गया, और जब 155 पाउंड हो गया तो वेट कट का प्रोसेस और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। 154 153 तो नहीं आना था उसको। ठीक है, तो वेट कट की प्रोसेस खत्म हो गई। और फिर जब आप दोबारा ट्राई करोगे ना, तो इस बार आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर पानी जकड़ के बैठा है। वैसे मैंने वेट कट क्यों करते हैं और ये सब क्या नाटक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप कभी देखिएगा मेरे चैनल पे। 1-1.5-2 महीने पहले शायद रिलीज किया होगा मैंने, कि वेट कट कैसे करते हैं। मैंने एक स्टेप बताया कि कैसे नमक, ये सब पूरा स्टेप मैंने बताया उसमें। वेट कट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कमीशन के स्केल और यूएफसी के स्केल में जो अलग अलग वाली बात है ना, ये केवल जस्टिन ओलिवेरा कहता ना तो मैं मानता कि वो झूठ बोल रहा है। पर अलग अलग चार ऐसे फाइटर हैं जो इसी फाइट में फाइट करने वाले हैं, इसी कार्ड में फाइट करने वाले हैं। उनका कहना है कि वेट जो यूएफसी का वेट था, यूएफसी का जो मतलब जो उनके स्टेज के पीछे वाला जो यूएफसी का स्केल था, उसमें सबका वेट सही था, और ये वाले स्केल में सबका वेट 1 पाउंड यानी कि लगभग समझ कि 0.6 kg ज्यादा आ रहा था। यानी कि या तो कमीशन का स्केल गलत था या तो यूएफसी का स्केल गलत था। यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है जो दूसरे नहीं कह रहे हैं। राइट, उसने अपने लिए कोई नया झूठ नहीं बनाया है। अब क्या हुआ, वो सही था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, हाफ अ पाउंड अगर उसका वेट 1 पाउंड से मिस होता, 2 पाउंड से मिस होता, 3 पाउंड से मिस होता ना, तो मैं ये नहीं कहता, बट जो हुआ वो सही नहीं है, उसको चैंपियन रहने देना था। ठीक है, अगर जस्टिन गेची जीतता तो वो चैंपियन बन जाता, अगर हारता तो 0.5 पाउंड का रिबेट आपको देना ही चाहिए था यूएफसी को अपने तरफ से, क्योंकि आप दूसरी फाइट्स में देते हैं। आप, मेरे को बहुत फाइट याद है आपकी, निक डियाज वर्सेस जीएसपी 171 पाउंड में था। निक डियाज 170 पाउंड था, वेल्टरवेट की फाइट थी, बट 1 पाउंड का चलता है, ऐसे कई बार होता है। ठीक है, मेरा और सिंपल फंडा यह है कि चैंपियनशिप जो है ना, वो वेट पे नहीं लूज होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, वेट पे नहीं लूज होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि स्केल पे लूज नहीं होना चाहिए। चैंपियनशिप जो है वो केज के अंदर हारी जीती जानी चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो, सॉरी, मैं ठीक है फिर बोलता हूँ बहुत। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो दोनों का वेट लगभग बराबर है, बट 1 घंटा और देना पड़ा जैसे आपके चार्ल्स ओलिवेरा को इसके लिए। और तो और, किसी भी आदमी की कल जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट है और आप एक दिन पहले उसको स्ट्रिप कर दे रहे हो, उसके मेंटल कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा?
बाहर प्याज बेचने वाला आ रहा है, उसकी अगर आवाज़ आ रही है आपको तो सॉरी, मेरे पास वैसा माइक नहीं है जिसमें उसकी आवाज़ ना आए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद यानी कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद मैं वाला वीडियो रिलीज करूंगा जो जस्टिन गेची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट के लिए मैंने बनाया है। जो पुराना वीडियो बनाया था रात को वो मैं रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि आप सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, और मेरे दिल में आप लोगों के लिए इतनी इज्जत है कि मैं आपको बकवास बातें नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इस वेट कट की वजह से चेंज हो गई हैं, ठीक है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल कंडीशन, ठीक है। तो उस बारे को वीडियो में बात करेंगे, बट ये था वीडियो वेट मिस के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ 2-3 घंटे में। वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि आप जब वीडियो देखकर उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा। आज हम बात करेंगे UFC 274 की, और UFC 274 में जस्टिन गेची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट की। ये फाइट जब हो रही थी तब चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन था, पर अब चैंपियन नहीं है। उसका कारण है वेट मिस, उस बारे में भी हम बात करेंगे। क्या हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उससे इस फाइट को क्या फ़र्क पड़ेगा उस बारे में भी बात करेंगे। दोनों का खिलाड़ी कहाँ खड़े हुए हैं, कौन किस तरीके से जीत सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहले उस बारे में बात कर रहे हैं उस बात के बारे में बात करते हैं जिस बात के बारे में सभी बात कर रहे हैं, और वो बात है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने कल वेट मिस कर दिया 0.5 पाउंड से 155.5 पाउंड आया उसका वेट, जो कि 155 पाउंड से हाफ पाउंड ज़्यादा था। इस वजह से UFC ने उसको टाइटल विकेट करने के लिए कहा, उसने टाइटल विकेट कर दिया। और अब जो फाइट होने वाली है वो एक तरफा मतलब हाफ चैंपियनशिप फाइट है। वो ऐसे कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीतता है तो टाइटल विकेट ही रहेगा, बट अगर जस्टिन गेची जीतता है तो उसको चैंपियनशिप मिलेगी, समझे। इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जो मैंने इस वीडियो के जस्ट पहले रिलीज किया है। तो आप जाके चाहे इस बारे में ज़्यादा जानना चाहें कि चार्ल्स ओलिवेरा का क्या कहना है इस बारे में, एक्चुअल में दूसरे खिलाड़ियों का क्या कहना है इस बारे में, दुनिया भर का क्या कहना है इस बारे में, और ये सब जो हुआ वो सही था या गलत था, उस बारे में मैंने वीडियो बनाया था। हम इस वीडियो में सिर्फ इस फाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जस्टिन गेची से। जस्टिन गेची क्योंकि चैलेंजर है, और दूसरी बात शुरू करते हैं फीट से, यानी कहने की स्ट्राइकिंग से, कि स्ट्राइकिंग किसकी अच्छी है। और क्योंकि जस्टिन गेची का मेन गेम ही स्ट्राइकिंग का गेम है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्टिन गेची इज़ प्रीटी गुड इन स्ट्राइकिंग बेहतरीन है जस्टिन गेची की। पर जितनी स्ट्राइकिंग बेहतरीन है उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है उसका पावर जो स्ट्राइकिंग के पहले है, और जितनी स्ट्राइकिंग बेहतरीन है पावर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, पर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है उसकी चिन। मैं बताऊंगा जस्टिन गेची की सफलता का राज उसकी स्ट्राइकिंग नहीं है, उसका टैलेंट भी नहीं है। जस्टिन गेची की सफलता का राज है उसकी चिन। वो कितने भी खतरनाक पंचेस खा के खड़ा रहता है, ये उसकी सफलता का राज है, ना कि उसका टैलेंट या फिर उसकी स्ट्राइकिंग या उसकी रेसलिंग, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है। देखो ये तो अच्छी बात हो गई जस्टिन गेची की स्ट्राइकिंग की, कुछ बुरी बातें भी है जस्टिन गेची की स्ट्राइकिंग की, वो मैं बताता हूं आपको। जस्टिन गेची ज़ॉम्बी के जैसा फ्रंट फुट पे प्रेशर देता है, आपको केज कट करता है, लगातार आगे प्रोसेस करता रहेगा। तो आप क्या करोगे, केज कट करते रहोगे अपने आप के लिए। मैंने केज कट कैसे करते हैं आपको समझाया था। जस्टिन गेची की स्ट्राइकिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका डिफेंस बहुत वीक है। मैं मतलब फाइट मैट्रिक्स के आंकड़े के अनुसार जस्टिन गेची पर मिनट 7 स्ट्राइक मारता है। पता आपको क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और बुरी बात क्या है कि जस्टिन गेची 7.2 स्ट्राइक्स लेता है, यानी कि जितनी मारता है उससे 0.2 स्ट्राइक जो है वो ज़्यादा लेता है। यानी कि डिफेंस ना सिर्फ वीक है बल्कि खतरनाक तरीके से वीक है। अब जस्टिन गेची इतनी सारी स्ट्राइक्स लेने के बाद जिंदा कैसे बचा रहता है,
मैंने आपको बताया कि जस्टिन गेची की सफलता का राज उसकी चिन है, ठीक है। जस्टिन गेची के पास खतरनाक चिन है। अब सवाल उठता है कि क्या जस्टिन गेची नॉकआउट कर सकता है चार्ल्स ओलिवेरा को? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब चार्ल्स ओलिवेरा की बात करते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा 5 साल पहले तो नहीं पता, बट अभी जो है ना खतरनाक डायनेमिक स्ट्राइकर है। चार्ल्स ओलिवेरा के पास भी नॉकआउट पावर है, ठीक है। चार्ल्स ओलिवेरा का जो अपर कट है वो बिल्कुल लीथल है। पर क्या चार्ल्स ओलिवेरा जस्टिन गेची को नॉकआउट कर सकता है? मेरा मानना है कि हाँ कर सकता है, पर उसको 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा। वन शॉट नॉकआउट जैसे चैंडलर टाइप का हुआ था ना, वैसा नहीं होगा। वैसे जस्टिन गेची के साथ करना मुश्किल है, क्योंकि जस्टिन गेची की चिन पता नहीं कौन से मटेरियल की बनी है। टाइटेनियम, प्लेटिनम नहीं, टाइटेनियम, स्टील जो भी है, बहुत, या फिर कार्बोनेटेड स्टील, जो भी है, स्पेशल तरीके से बनाई है भगवान ने उसकी स्टील, उसकी चिन जो है। जहां तक ग्राउंड की बात है, जस्टिन गेची के ग्राउंड के बारे में हम क्या कहें, क्योंकि उसने कभी वो गेम दिखाए नहीं हमको, तो हम कुछ कह सकते। हमको ये पता है कि जस्टिन गेची का बैकग्राउंड जो है रेसलिंग का है, वो भी कॉलेजिएट रेसलिंग में डिवीजन 1 फर्स्ट डिवीजन का रेसलर था वो, यानी कि बहुत हाई लेवल का रेसलर था। बट उसने कभी रेसलिंग यूज नहीं की। पहले 2 फाइट में की थी, पहले 2 फाइट में की थी, पर वो फाइट आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, है ना, रीजनल प्रमोशन में थी। पर कभी उसने आगे चल के अपने करियर में रेसलिंग का उपयोग किया ही नहीं, तो हम नहीं बता सकते कि ग्राउंड पे कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। जहां तक चार्ल्स ओलिवेरा की बात है ना दोस्त, चार्ल्स ओलिवेरा जो है ग्राउंड पे मैजिशियन है। मेरा मानना है कि अभी करंटली जितने भी लोग काम कर रहे, फाइट कर रहे हैं, उनमें सबसे बेहतरीन ग्राउंड फाइटर अगर कोई, सबसे बेहतरीन कोई सबमिशन आर्टिस्ट है वो लाइट वेट में, तो वो चार्ल्स ओलिवेरा है। और अगर उसको आपकी बैक मिल गई ना, तो आपका गेम खत्म है। चाहे आप जस्टिन गेची हो, चाहे आप चैंडर हो, चाहे आप डस्टिन पोरिया हो, चाहे आप कोई भी हो लाइट वेट में, आपका खेल खत्म है अगर उसको आपकी चिन मिल गई तो, बैक मिल गई तो, ठीक है। जस्टिन गेची कैसे फाइट जीत सकता है? जस्टिन गेची फाइट जीत सकता है जब वो फाइट को फीट पर रखे, और वो रख सकता है क्योंकि जस्टिन गेची ने बार बार हमको ये बताया है कि उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। पर फाइट को सिर्फ फीट पे, यानी कि सिर्फ स्ट्राइकिंग बैटल पे रखना ही जस्टिन गेची के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा भी अच्छा स्ट्राइकर है। इसीलिए जस्टिन गेची को कोशिश करनी होगी कि वो डिसिप्लिन से फाइट करे। जो जैसी फाइट वो चैंडलर के साथ कर रहा था ना, वैसी यहाँ पे चलेगी नहीं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, चैंडलर की जैसी कोशिश चार्ल्स ओलिवेरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि चैंडलर ने जितने घूसे खा लिया, मेरे को नहीं लगता कि चार्ल्स ओलिवेरा उतने खा सकता है, ठीक है। अब फीट पे रखने का है, डिसिप्लिन रखने का है, डिफेंस बेहतर रखने का। डिफेंस मान लीजिए, डिफेंस हम एक रातों रात 3 महीने में तो नहीं बेहतर कर सकते, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पंच मारने के बाद पीछे हट सकते हैं, राइट। आपका डिफेंस अच्छा है तो आप पंच मारने के बाद भी रेंज में रह सकते हैं। बट अगर आपकी डिफेंस अच्छा नहीं है तो आप पंच मारने के बाद पीछे हट सकते हैं, सामने वाले के रेंज से बाहर हो सकते हैं, राइट। या फिर सर्किल मार सकते हैं हमेशा, मतलब पंच मारने का पर गोल 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 घूमते रहने का, पंच मारने का गोल गोल घूमते रहने का। पर जो फॉरवर्ड मोशन जस्टिन गेची करता है ना, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब चार्ल्स ओलिवेरा कैसे कर सकता है, जीत सकता है फाइट? वैसे तो चार्ल्स ओलिवेरा ये फाइट स्ट्राइकिंग में जीत सकता है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। पर मेरा मानना है कि अगर उसको जीतना है तो उसका पुल फुट तरीका है, कोशिश करो टेक डाउन की, फेल हो तो फिर कोशिश करो, फेल हो तो फिर कोशिश करो, और अगर फेल हो तो फिर कोशिश करो, अगर फेल हो तो फिर कोशिश करो, तब तक कोशिश करो जब तक नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओगे तो दैट्स योर वर्ल्ड नाउ, राइट, एंड फाइट इज योर्स। आई नो कि देखने में बहुत बोरिंग लगेगी, बट यही तरीका है उसके लिए फाइट जीतने का, आसान, बाकायदा वो स्ट्राइकिंग में भी जीत सकता है। मेरा दिल कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा, मेरा दिमाग कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा। अगर मेरे पास पैसा होता और मैं पैसा लगाता तो भी मैं चार्ल्स ओलिवेरा पे लगाता। पर कल और आज के बीच में एक बात चेंज हुई है, और जो वेट मिस है ना, वेट मिस तो जिंदगी भर में होता रहता है। वेट मिस पहली बात नहीं हो, चार्ल्स ओलिवेरा का भी पहली बार नहीं है। पर आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपने हासिल की है अभी तक, और वो है UFC चैंपियनशिप, UFC लाइट वेट चैंपियनशिप।
और वही चीज़ आपसे कोई आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फाइट होने वाली है कल, और एक दिन पहले आपसे आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ छीन ली जाती है, तो आपकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? मैं इस बात पे डर रहा हूँ। मेंटल कंडीशन दो तरीके से खराब हो सकती है। पहला कि आदमी डिप्रेस हो सकता है, तो वो फाइट में पूरे रंग से नहीं आएगा। दूसरा, आदमी को गुस्सा आ सकता है, तो वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव होगा। दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए, राइट? मुझे नहीं पता कि चार्ल्स ओलिवेरा की वो कैसी है। जब मैंने फेस ऑफ देखा उसका, तो वो काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड नज़र आ रहा था, यानी कि वो ज़्यादा एग्रेसिव है। और अगर ज़्यादा एग्रेसिव होकर भड़बड़ा के सीधे जाएगा ना जस्टिन गेची की तरफ, तो 4 घूंसे पड़ेंगे और आप ग्राउंड पर पड़े मिलोगे, राइट? आप डिसिप्लिन नहीं छोड़ सकते। जस्टिन गेची को अगर आप जगह दोगे बनाने की, जगह दोगे घूंसे मारने की, या एग्रेशन में ज़बरदस्ती उसके घूंसे के सामने ही चले जाओगे, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये देखना पड़ेगा कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। कोशिश करेंगे कि कल फाइट के बाद मिलें आपसे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा। कल मिलते हैं, और हाँ, मास्क लगा के चलिए, बीमारी वापस आ रही है। टेक केयर।